हेलो बच्चों, इतिहास में हम लोग महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन नामक चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका नामक टॉपिक पर प्रकाश डालने वाले हैं बच्चों। तो जैसा कि इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों के विषय में पढ़ा। पहला असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी ने 1920 में प्रारंभ किया था। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह 1930 में। और महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया तीसरा सशक्त आंदोलन जो था वह था भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डालते हुए हम आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। तो 8 अगस्त 1942 को, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुए अधिवेशन में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। 8 अगस्त को इसे भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, क्योंकि 8 अगस्त को मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में, जगह का नाम था ग्वालियर टैंक, जहाँ पर अधिवेशन हुआ था, वहाँ कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा और कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव को पास किया गया। और इस आंदोलन की सफलता के लिए गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया। प्रथम बार गांधी जी के मुंह से करो या मरो जैसा नारा इस्तेमाल किया गया। मंत्र इन्होंने जो जनता को दिया, अपने अन्य आंदोलनों से हट करके यह मंत्र था और स्पष्ट कर दिया कि या तो हम स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में बलि चढ़ जाएंगे। तो ऐसा कहा गांधी जी ने जनता से, तथा ब्रिटिश सरकार को तत्काल भारत छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी। 8 अगस्त को रात्रि में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होते ही आंदोलन की शुरुआत हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भी तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए महात्मा गांधी सहित समस्त बड़े यानी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया या तो जेल में डाल दिया। इस प्रकार यह आंदोलन एक प्रकार से नेतृत्व विहीन हो गया और राजक एवं हिंसक हो गया। आंदोलन के समय अनेक स्थानों जैसे बलिया, सतारा एवं तामलुक आदि स्थानों पर ब्रिटिश अधिकारियों को हटाकर समानांतर सरकारें भी स्थापित की गई। बच्चों, बलिया यानी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन का अंत करते हुए समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी और इसके अतिरिक्त सतारा और तामलुक में समानांतर सरकारें स्थापित कर दी गई। किस आंदोलन के दौरान बच्चों? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और सरकार ने बल प्रयोग कर आंदोलन का दमन करना भी प्रारंभ कर दिया। हालांकि आंदोलन का दमन कर दिया गया, किंतु इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला करके रख दी। तो
स्वतंत्रता आंदोलन की बात चल रही हो और आज़ाद हिंद फौज पर, सुभाष चंद्र बोस पर अगर हम प्रकाश न डालें तो यह अन्याय होगा बच्चों। इसलिए हम सुभाष चंद्र बोस पर प्रकाश डालते हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। तो बच्चों, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत सारे छात्र अपने विद्यालयों को छोड़ करके, कॉलेजों को छोड़ करके गांधी जी के अनुयायी बन गए थे और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। उन्हीं में से एक थे सुभाष चंद्र बोस। और असहयोग आंदोलन के स्थगन पर इन्होंने तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी। असहयोग आंदोलन के स्थगन एवं सविनय अवज्ञा के आंदोलन के स्थगन पर इन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। किंतु हम द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक के सुभाष चंद्र बोस के कार्यों पर प्रकाश डाल रहे हैं बच्चों कि क्या हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जो थे उनका भारत से पलायन। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने के बाद सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को जुलाई 1940 में भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि वे गांधी जी द्वारा जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया तो बहुत सारे जो नवयुवक थे वो क्रांति के मार्ग पर निकल पड़े थे। इन्हीं में से आज़ाद हिंद फौज के पुनर्गठनकर्ता सुभाष चंद्र बोस भी हैं। सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब से तो आप परिचित हैं ही। उन्हीं में से सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को जुलाई 1940 में भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें प्रेसिडेंसी जेल में रखा गया। उन्होंने जेल में ही अनशन प्रारंभ कर दिया और उनकी बिगड़ती स्थिति को देखकर उन्हें जेल से निकालकर उनके एल्गिन रोड वाले मकान में नज़रबंद कर दिया गया। एल्गिन रोड, कलकत्ता। 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में पुलिस की नज़रबंदी से भाग निकले। तब एल्गिन रोड पर स्थित मकान में जहां उन्हें नज़रबंद किया गया था वहां से वे भाग निकले साधु के वेश में और भारत छोड़कर वह अफगानिस्तान और रूस होते हुए बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन यानी जर्मनी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये 1940 में नज़रबंद किए गए। 1941 में क्या हुए, फरार हो गए नज़रबंदी से, मुक्त होकर के, मुक्त नहीं हुए थे, फरार हो गए, सॉरी। और जैसा कि अभी हमने बताया उस समय क्या चल रहा था, 1939-1945 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ये अफगानिस्तान, रूस होते हुए कहाँ पहुँच गए, जर्मनी पहुँच गए। वहाँ क्रांतिकारी विचारों के लोग थे, इसलिए ये भी क्रांतिकारी विचारधारा के थे, इसलिए ये जर्मनी गए और धुरी राष्ट्रों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को परास्त कर भारत की मुक्ति का स्वप्न देखने लगे। बर्लिन सरकार के सहयोग से उन्होंने बर्लिन रेडियो से अंग्रेज विरोधी प्रचार आरंभ कर दिया। तब हिटलर का उन्हें सहयोग मिला और हिटलर ने आश्वासन दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर हम भारत को आज़ाद कराने में आपको सहयोग देंगे। और फिर सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन रेडियो से अंग्रेज़ों के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया और उन्होंने जर्मनी में भारतीय युद्धबंदियों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसे जर्मन सरकार ने स्वीकार कर लिया। परंतु
वह इस बात पर तैयार नहीं हुई कि जर्मनी, इटली और जापान संयुक्त रूप से भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करे। सुभाष ने जर्मनी की सहायता से रूस होकर भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई एवं भारतीय सैनिकों के 2 दस्तों का गठन किया। रोम और पेरिस में उन्होंने स्वतंत्र भारत केंद्र भी स्थापित किए। वे भारत की आज़ादी के लिए उतावले थे, परंतु उन्हें पर्याप्त जर्मन सहायता नहीं मिल सकी। जर्मनी में बोस को नेताजी की उपाधि प्रदान की गई। तब सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि कहाँ से मिली बच्चों? जर्मनी के द्वारा प्रदान की गई थी। सुभाष का जापान पहुंचना। 1941 से द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की तेजी से विजय होने लगी। सिंगापुर, मलाया और वर्मा अंग्रेजों के हाथ से निकल गए। अब भारत की जापानियों के लक्ष्य में आ गया था। इसी समय रासबिहारी बोस भी एक क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने क्या किया? रासबिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। रासबिहारी बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया और इसके प्रधान सेनापति मोहन सिंह को बनाया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई और बैंकॉक में जून 1942 में इसका सम्मेलन हुआ। इसने सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का निमंत्रण भेजा। किसने? रासबिहारी बोस की पार्टी कौन सी थी? इंडियन इंडिपेंडेंस जो उन्होंने गठित की थी, उसके द्वारा सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का निमंत्रण भेजा गया। और इसके बाद जब रासबिहारी बोस द्वारा निमंत्रण भेजा गया तो सुभाष चंद्र बोस वहाँ पहुँचे। कहाँ? जापान। और इसके बाद जापान ये पहुँच गए सुभाष चंद्र बोस और फिर वहाँ पर इन्होंने जापान पहुँच करके सुभाष चंद्र बोस ने 13 जून 1943 को टोक्यो पहुँचने पर जापानी सरकार ने उन्हें सहयोग दिया। INA का संगठन, आज़ाद हिंद फौज का संगठन किया सुभाष चंद्र बोस ने और इंडिपेंडेंस लीग की बागडोर संभाली। उन्होंने सेना का एक नए ढंग से पुनर्गठन किया। गांधी, आज़ाद और नेहरू ब्रिगेड सेना में बनाई गई। प्रवासी भारतीय युवतियों की सहायता से झांसी की रानी महिला रेजिमेंट भी बनाया गया, यानी महिलाओं का भी इन्होंने सहयोग लिया। और अस्थायी सरकार की स्थापना एवं दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? दिल्ली चलो। और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनकी अस्थायी सरकार का उद्देश्य भारत की भूमि से अंग्रेजों एवं उनके मित्रों को निकालने के लिए जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष करना था। सुभाष की सरकार को जापान, जर्मनी और इटली की मान्यता मिल गई। अस्थायी सरकार ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में, जय हिंद को अभिवादन के रूप में, कांग्रेस के तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय झंडा एवं रविंद्रनाथ टैगोर की कविता जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद सुभाष बोस ने ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापान से उन्हें अंडमान और निकोबार टापू प्राप्त हो गए। इनका नाम बदलकर शहीद और स्वराज्य कर दिया गया एवं वहाँ का शासन अस्थायी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, यानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित अस्थायी सरकार द्वारा
अंडमान निकोबार का शासन प्रारंभ कर दिया गया। शाहनवाज खां के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी भारत वर्मा सीमा पर मित्र राष्ट्रों से युद्ध करने के लिए भेजी गई। इसने काक्स बाजार के निकट एक भारतीय चौकी पर अधिकार कर लिया, तिरंगा झंडा लहराया एवं राष्ट्रीय गीत गाया। कोहिमा भी फौज के नियंत्रण में आ गया। मई 1944 से युद्ध में जापान की पराजय होने लगी। जापान को वर्मा से पीछे हटना पड़ा। अंग्रेजों ने जापानियों के साथ आज़ाद हिंद फौज के फौजियों पर भी अत्याचार किए। बहुत सारे लोग मारे गए और गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारों में प्रमुख थे कर्नल शाहनवाज, कप्तान ढिल्लो और लेफ्टिनेंट सहगल, जिन पर 1945 में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। ऐसी परिस्थितियों में सुभाष को वर्मा से हटना पड़ा। दुर्भाग्यवश रंगून से टोक्यो जाते समय हवाई जहाज में आग लग जाने से इस वीर देशभक्त और महान क्रांतिकारी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो गई। सुभाष बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी, लेकिन दोनों ने हताश भारतीयों को ढाढ़स बंधा कर एक नई दिशा प्रदान की। जो लोग उग्र विचारधारा के समर्थक थे उनके लिए सुभाष एक प्रेरणा स्रोत बन गए। उन्होंने भारतीय जनता को साहस और देशभक्ति का अनूठा पाठ पढ़ाया। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा युद्ध की समाप्ति के पश्चात चलाया गया, जैसा कि अभी हमने ऊपर नाम बताया है। किसके ऊपर? शाहनवाज हुसैन, ढिल्लो और सहगल के ऊपर। लाल किले में उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। इसके विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हुए। उनकी रिहाई की मांग की गई। कांग्रेस ने भूला भाई देसाई, तेज बहादुर शफरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू इत्यादि को मुकदमे की पैरवी का भार सौंपा। सैनिक अदालत ने तीनों को फांसी की सजा दी, परंतु जनरोष और विरोध को देखते हुए सरकार को तीनों अधिकारियों को रिहा करना पड़ा। यह भारतीयों की बहुत बड़ी विजय थी। और युद्धोपरांत, जैसा कि युद्धोपरांत की परिस्थितियों में गांधी जी की भूमिका पर अब हम प्रकाश डाल दे रहे हैं बच्चों कि गांधी जी की क्या भूमिका थी स्वतंत्रता आंदोलन में। तो 3 आंदोलनों के विषय में आप लोग पूरी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन के निर्विवाद तथा सर्वप्रमुख नेता थे। इसमें कोई शक नहीं है कि गांधी जी क्या थे? स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे, सर्वप्रमुख नेता थे। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन का उस दौर में नेतृत्व संभाला जब वह बिखराव व टकराव के दौर से गुजर रहा था। भारत में कोई सशक्त नेतृत्वकर्ता नहीं था। अगर गांधी जी का उचित नेतृत्व प्रदान नहीं होता तो वहीं 1857 की क्रांति जैसी स्थिति हुई होती। तो महात्मा गांधी ने अपने करिश्माई नेतृत्व से इसे आम जनता के आंदोलन के रूप में बदल दिया तथा इसे एक नई धारा प्रदान की, जिसके फलस्वरूप भारत स्वतंत्र हो सका। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका को हम निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन को जनता से जोड़ा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि भारत में ये गांधी जी कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे और कांग्रेस उस समय भारत की एक राजनीतिक संस्था थी जिसका संस्थापक एक अंग्रेज अधिकारी था, एओ ह्यूम, ऑक्टेवियन
ह्यूम पूरा नाम है। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना के विषय में भी दो मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूम द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा नली के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई। तो कुछ लोग कहते हैं कि ह्यूम उदारवादी थे। वो भारतीयों के दुख दर्द को समझते थे। उनका भारतीयों के स्थिति पर उनका हृदय विलाप करता था, इसलिए वो भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना की। तो कुछ भी हो बच्चों, कोई भी स्थिति रही हो, दोनों ही मतों में कुछ सत्यता के अंश हैं, लेकिन भारतीयों को ही ज़्यादा फायदा मिला और कांग्रेस के नेतृत्व में ही भारत आज़ाद हुआ। किंतु जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वह केवल मध्यम वर्गीय जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उच्च और मध्य वर्ग के लोग ही कांग्रेस में सम्मिलित थे और निम्न वर्ग कांग्रेस से कटा हुआ था। और गांधी जी के आने के पश्चात क्या हुआ कि जो अछूता वर्ग था, जैसे महिला, मजदूर, नौकरी पेशा, किसान आदि लोग भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। जैसा कि पिछले वीडियो में असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से हमने आपको बताया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में तो यह स्थिति थी कि जिस रास्ते से गांधी जी गुजरते थे लोग उनके पीछे हो लिए। और ऐसे ही असहयोग आंदोलन में क्या हुआ कि नवयुवकों ने अपना विद्यालय छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। नौकरी पेशा लोगों ने नौकरियां छोड़ दी। तो बच्चों, यह गांधी जी का नेतृत्व जो है स्वतंत्रता आंदोलन को जनता से जोड़ने में सफल रहा। दूसरा है निडरता की भावना का संचार। गांधी जी से पूर्व जनता अंग्रेज सरकार से डरती थी और उनके दिलों में अंग्रेज सरकार का भय दूर करने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए आंदोलनकारी सरकार और फौज से नहीं डरते थे। उनको यह डर नहीं था कि फौज मार डालेगी। गांधी जी के प्रभाव से उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की। सत्य अहिंसा को अस्त्र बना करके जनता स्वतंत्रता की लड़ाई में निडर होकर के कूद पड़ी। अगला, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम की भावना का संचार। तो गांधी जी जैसे ऊर्जावान व्यक्ति ही यह कार्य कर सकते थे। क्या कर सकते थे बच्चों? स्वतंत्रता के प्रति प्रेम की भावना का संचार। महात्मा गांधी ने राजनीतिक अभियानों द्वारा आम भारतीय जनमानस के मन में विदेशी दासता के प्रति घृणा तथा स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न किया। यह कार्य जो है उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू कर दिया था, रंगभेद की समाप्ति के माध्यम से। और गांधी जी के विचारों से साम्राज्यवादी शक्तियाँ भी यह मानने लगी थी कि अंग्रेजों का भारत पर शासन अन्यायपूर्ण है तथा ब्रिटिश सरकार यह जानने लगी कि गांधी जी के नेतृत्व में कभी भी कांग्रेस भारत के शासन तंत्र को पंगु बना सकती है। यानी कांग्रेस अब इतनी शक्तिशाली हो गई थी गांधी जी के नेतृत्व में कि अंग्रेज सरकार से टक्कर ले सकती थी। और 8 जुलाई
1942 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज षष्ठम यानी जॉर्ज छठवें ने अपनी डायरी में लिखा, चर्चिल ने मुझे यह कहकर आश्चर्य में डाल दिया है कि उसके सभी सहयोगी और संसद के तीनों दल युद्ध के पश्चात भारत को भारतीयों के हाथों में सौंपने को तैयार हैं। वे सभी इस बात को मानते तथा अनुभव करते हैं, अर्थात ब्रिटेन में भी भारत को स्वतंत्र करने के लिए आवाज़ उठाया जा रहा था। क्रिप्स मिशन समाचार पत्र तथा अमेरिका का लोकमत सभी ने अंग्रेजों के मन में यह भावना भर दी कि उनका भारत पर राज करना गलत है और सदैव से भारत के लिए गलत रहा है। तो यह कार्य करने में अंग्रेजों के मन में भारतीयों के प्रति यह भावना जगाने में गांधी जी की अहम भूमिका थी। सामाजिक चेतना को जागृत किया। गांधी जी ने क्या किया? सामाजिक चेतना को जागृत किया। आरंभ से ही राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषणा की बात की तो किंतु किसी ने भारत की निर्धन जनता के लिए कुछ नहीं किया था। तब केवल स्वतंत्रता आंदोलन में जनता की सहभागिता गांधी से पूर्व नेताओं द्वारा मांगी जाती थी, लेकिन उनके निर्धनता को दूर करने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए किसी भी नेता द्वारा प्रयास नहीं किया गया था बच्चों। किंतु गांधी जी ने भारत की निर्धन, मुक्त तथा भूखी जनता के प्रति संवेदना जताई और उनके उद्धार के लिए कार्य किया। जैसे अस्पृश्यता को हटाने के लिए व्यापक अभियान चलाया, दलितों को हरिजन नाम देकर उन्हें आत्मसम्मान दिया, निर्धन दलितों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की और इसी तरह से शिक्षा के विकास के लिए तालीमी संघ की स्थापना की तथा खादी पर बल इसलिए दिया ताकि हस्तशिल्प उद्योग प्रोत्साहित हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही गोरक्षा संघ की भी स्थापना की। तो गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही भारत के गरीबी को दूर करने, अशिक्षा को दूर करने और भारतीय जनता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया। साथ ही धर्मनिरपेक्षता को भी गांधी जी ने प्रोत्साहित किया। गांधी जी धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना करते थे। वे सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। भारतीय गणतंत्र ने स्वतंत्रता के पश्चात पंथ निरपेक्ष बने रहने का जो निर्णय लिया वह गांधी जी की ही प्रेरणा थी। अहिंसा एवं सत्याग्रह यह गांधी जी द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था। इसका प्रयोग विश्व के इतिहास में किसी ने नहीं किया था बच्चों। गांधी जी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे जानते थे कि विश्व विजेता अंग्रेजों का मुकाबला भारतीय अस्त्र शस्त्रों से नहीं कर सकते हैं। ब्रिटिश सरकार के शीर्ष रूप को वो गांधी जी क्या पूरा भारत 1919 के जलियांवाले बाग हत्याकांड में देख चुका था। अतः उन्होंने ब्रिटिश सरकार का प्रतिकार ऐसे अस्त्रों जैसे कि अहिंसा, सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा से किया जिसकी काट अंग्रेजों के पास न थी। यह रणनीति स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता का कारण बनी बच्चों। जैसा कि अभी ऊपर वाले टॉपिक में हमने बताया कि ब्रिटेन में ही भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटिश सम्राट पर दबाव पड़ रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय बिना अस्त्र शस्त्र के अंग्रेजों का सामना कर रहे थे। अगर अस्त्र शस्त्रों से अंग्रेजों का सामना करते तो वही स्थिति होती जो जलियांवाले बाग हत्याकांड की हुई थी, 1857 की क्रांति की हुई थी बच्चों। तो अंग्रेज भी जब भारतीय भी अंग्रेजों की बराबरी पर रहते
अस्त्र शस्त्र की भले कमी होती, लेकिन अस्त्र शस्त्र चलाते तो अंग्रेजों के मन में यह भाव कभी उत्पन्न नहीं होता, अंग्रेज जनता के मन में, कि भारत को स्वतंत्र किया जाए, अंग्रेजों का शासन भारत पर अनुचित है, ऐसा कभी भाव अंग्रेजों में नहीं आता। तो ये अहिंसा एवं सत्याग्रह की ही देन है कि विदेशी भी, शासनकर्ता भी भारत को स्वतंत्र करने के लिए उत्सुक हो गए। और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व, गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता का नेतृत्व किया। वे भारतीयों की स्वतंत्रता की भावना के प्रतीक थे। देश के नवयुवक बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़े, क्योंकि उनके पास एक प्रखर नेतृत्व था जिसकी गूंज विश्व पटल तक थी। विश्व समुदाय में गांधी ही भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के नेता थे। और आदर्श राज्य की संकल्पना गांधी जी द्वारा प्रस्तुत की गई और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। उनकी कल्पना के राम राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव, शांति, खुशहाली, नशे से मुक्ति, समृद्धि, समानता, लोकतंत्र एवं आत्मनिर्भरता आदि विशेषताएं थी। तब उन्होंने जो कल्पना की थी, जिस धर्मनिरपेक्ष आदर्श राज्य की संकल्पना गांधी जी ने की थी, उसमें चारों तरफ समृद्धि एवं खुशहाली और आपसी एकता तथा आत्मनिर्भरता आदि विशेषताएं थी। उनको इस संकल्पना को भारत के संविधान में अनेक रूपों में समायोजित किया तथा आज भी सरकारें उनकी विचारधारा को मानती हैं। अतः स्वतंत्रता पश्चात आधुनिक भारत के निर्माण में भी उनकी भूमिका रही। तो स्वतंत्रता के पश्चात गांधी जी ने हालांकि कोई राजनीतिक पद ग्रहण नहीं किया, किसी भी मंत्री पद पर वो आसीन नहीं हुए, फिर भी स्वतंत्रता पश्चात आधुनिक भारत के निर्माण में भी गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गांधी जी ने न केवल स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया, बल्कि देश के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक व राजनीतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। वे सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माता तथा राष्ट्रपिता थे। अब अगला टॉपिक है भारत विभाजन की स्थिति। भारत का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ? तो भारत को राष्ट्र विभाजन की शर्त पर स्वतंत्रता मिली थी। किस शर्त पर बच्चों? राष्ट्र के विभाजन की शर्त पर अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र किया था। और गांधी जी 15 अगस्त के दिन 24 घंटे के उपवास पर थे, क्योंकि उनको हार्दिक कष्ट हुआ था और उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की थी, यानी देश के विभाजन की कल्पना गांधी जी द्वारा नहीं की गई थी। इसलिए वे बड़े दुखी थे और उन्होंने 24 घंटे का उपवास रखा 15 अगस्त के दिन। और विभाजन नामक फूट के कारण हिंदू मुस्लिम हिंसा पूर्ण रूप से पूरे भारत में फैल गया था। गांधी जी दिल्ली से, उस समय दिल्ली में उत्सव मनाया जा रहा था, भले ही भारत 2 भागों में विभक्त हो गया था, फिर भी भारत स्वतंत्र हुआ था, इसलिए दिल्ली में जनता उस उत्सव मना रही थी। किंतु गांधी जी कोलकाता में पीड़ितों की सेवा में संलग्न थे। कोलकाता में क्या हुआ था कि सांप्रदायिक दंगा हो गया था और मुस्लिम प्रत्यक्ष कार्यवाही, जिन्ना की प्रत्यक्ष कार्यवाही के कारण बहुत सारे मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा था। तो गांधी जी दंगा को शांत कराने में लगे हुए थे, यानी कोलकाता में थे गांधी जी जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ। और बंगाल में दंगा संबंधी स्थितियों को शांत कराने के पश्चात गांधी जी दिल्ली वापस आए। दिल्ली में शरणार्थियों की समस्या के कारण वे दंगा पीड़ितों के लिए पंजाब में चाहते हुए भी नहीं जा सके थे।
अनेक शरणार्थियों को उनके शरणार्थी शिविर में कुरान की आयतों को पढ़ने पर आपत्ति थी। उनका मत था कि गांधी जी उन हिंदुओं व सिखों की पीड़ा के विषय में बात क्यों नहीं करते जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। तो मतलब जनता भी जैसा कि हमेशा से होता आया है कि कोई भी व्यक्ति सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता है। कुछ थोड़े बहुत लोग उसके विरोधी अवश्य रहते हैं बच्चों। तो इसी तरह से गांधी जी का भी विरोध किया जाने लगा कि वे पाकिस्तान में फंसे हिंदुओं और सिखों की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, परंतु फिर भी वे अविचलित नहीं हुए। 26 जनवरी को प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गांधी जी से स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार मनाया जाए इस पर चर्चा की गई। गांधी जी का विश्वास था कि भारत के लोग अब सभी वर्गों धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे और अल्पसंख्यक वर्ग पर बहुत वर्ग की श्रेष्ठता, उच्च वर्ग की जो श्रेष्ठता थी अब वह समाप्त हो गई। उनका यह भी मानना था कि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से बढ़ चुका है जो अपना देश, लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र एवं भाई रहेंगे, एक दूसरे को सहायता व सम्मान देते रहेंगे और शेष विश्व के लिए हम एक मिसाल बनेंगे। ऐसा गांधी जी चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान की जनता में सद्भावना बनी रहे, सहयोग की भावना बनी रहे। 30 जनवरी की शाम को गांधी की दैनिक प्रार्थना सभा में प्रतिदिन गांधी जी क्या करते थे कि प्रार्थना सभा करते थे। तो 30 जनवरी की शाम में जब गांधी जी प्रार्थना सभा कर रहे थे तो नाथूराम गोडसे नामक ब्राह्मण युवक ने गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। उनकी प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे, जो कि महाराष्ट्रियन थे, उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, उन्होंने गांधी जी को मार डाला। पुणे निवासी गोडसे एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था। तब एक समाचार पत्र के संपादक थे गोडसे, जो गांधी की निंदा मुसलमानों का खुशामदी कहकर करते थे। उनके निगाह में क्या था कि गांधी जी जो मुसलमानों के प्रति सहानुभूति रखते थे, तो गोडसे उससे चिढ़ते थे। कुछ समय बाद गोडसे ने आत्मसमर्पण कर दिया। गांधी जी की मृत्यु का समाचार सुनकर भारतीय ही नहीं बल्कि गैर भारतीय भी स्तब्ध थे। चारों ओर शोक की लहर दौड़ गई। एल्बर्ट आइंस्टीन तथा जॉर्ज ऑरवेल जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों ने हृदयस्पर्शी शोक संदेश के द्वारा शोक संवेदना व्यक्त की। गांधी का उपवास करने वाली टाइम पत्रिका ने, जो गांधी का उपहास करती थी, टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन से की थी। अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो अब्राहम लिंकन से की। अब्राहम लिंकन की हत्या क्यों की गई थी? क्योंकि वो दास प्रथा के विरोधी थे और उन्हीं के प्रयासों से ही दास प्रथा का पूरे विश्व से अंत हुआ था। तो इसी तरह से कोई न कोई किसी न किसी का विरोधी रहता ही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पूरे समाज के व्यक्तियों को संतुष्ट नहीं कर सकता है बच्चों। यहाँ तक कि भगवान के भी लोग विरोधी होते हैं। कोई सगुण तो कोई निर्गुण, तो कोई साकार कोई निराकार, कोई पंथ निरपेक्ष, तरह तरह से लोग उपासना पद्धतियाँ सबकी होती हैं। तो एक दूसरे का उपहास किया करते हैं। तो इंसान क्या चीज़ है? तो कोई न कोई विरोधी रहता है और विरोधियों में क्या होती है? ईर्ष्या की भावना होती है, जलन की भावना होती है। और जब यहीं चरम पर पहुंच जाता है तो व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है और कोई भी कदम उठा सकता है। तो ऐसे ही नाथूराम गोडसे ने गलत कदम उठाया और गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी को समझने और उनके राजनीतिक सफर तथा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध करने के लिए विभिन्न स्रोतों की सहायता ली जा सकती है। तो कौन कौन से स्रोत हैं जो
इन सभी आंदोलनों पर प्रकाश डालने में सहायक हैं, जिनकी सहायता से हम सब इन सभी आंदोलनों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों। तो वे स्रोत हैं सार्वजनिक पत्र, जो सरकारी पत्र थे जो कांग्रेस द्वारा लिखे गए थे और सरकार द्वारा जवाबी पत्र दिया गया था। वे सारे पत्र लोगों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं, समाचार पत्र, जो उस समय विभिन्न समाचार पत्र सरकारी और गैर सरकारी समाचार पत्र निकाले जाते थे, रिपोर्टें छपती थी, वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के स्रोत हैं, जानकारी के स्रोत हैं। और समकालीन राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों एवं प्रतिद्वंदियों के लेखन और भाषण उपलब्ध हैं, जो कि पत्र पत्रिकाओं में छपते थे। भाषणों से किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों की जानकारी मिलती है, जबकि व्यक्तिगत पत्रों से उसके निजी विचारों की जानकारी मिलती है। महात्मा गांधी अपने समाचार पत्र हरिजन, गांधी जी के समाचार पत्र का नाम क्या था बच्चों? हरिजन, में लोगों से मिलने वाले पत्रों का प्रकाशन करते थे। जो लोग उनको सुझाव भेजते थे, उसका हरिजन नामक पत्रिका में प्रकाशित किया जाता था। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया और उसे एक बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुलिंदा, नाम से प्रकाशित किया। अन्य स्रोत जिसके माध्यम से गांधी जी के राजनीतिक सफर का विवरण मिलता है, वे हैं आत्मकथाएं। मानवीय विवरणों के अनुसार समृद्ध समझे जाने वाले अतीत की जानकारी आत्मकथाओं से मिलती है। आत्मकथा के माध्यम से लेखक अपनी तस्वीर प्रस्तुत करता है, इसलिए लेखक को वस्तु स्थिति नहीं दिखाना चाहता, उसे देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुप्त रिपोर्ट औपनिवेशिक शासनकाल में पुलिस कर्मियों या अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र तथा रिपोर्ट गोपनीय होती थी, जो कि महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब ये दस्तावेज अभिलेखागारों में उपलब्ध हैं, जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है। जो गुप्त रूप से पत्र पत्रिकाएं एक दूसरे को भेजी जाती थी, वे अब क्या हैं? अभिलेखागार में सुरक्षित रखी गई हैं, जिन्हें कि अब कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। समाचार पत्र अंग्रेजी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र भी क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उपलब्ध है। गांधी जी की गतिविधियों पर नज़र रखते हुए उनके बारे में छपी खबरों से पता चलता है कि आम भारतीयों की उनके बारे में क्या सोच थी। यहाँ यह स्मरणीय है कि अखबारी जानकारी भी पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है, क्योंकि समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले लोगों की सोच और विचार ही निश्चित करते थे कि क्या प्रकाशित किया जाए। यही कारण है कि लंदन में प्रकाशित समाचार पत्र की जानकारी भारतीय राष्ट्रवादी अखबार में छपी रिपोर्ट से अलग होती थी। लंदन में जो रिपोर्ट छपती थी बच्चों, वह औपनिवेशिक सरकार की प्रशंसा में छापे जाते थे, और भारतीयों द्वारा जो पत्रिकाएं निकाली जाती थी, उसमें स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में लिखा जाता था, अपने नेताओं को आदर्श मान करके लिखा जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद भारत दो देशों के रूप में विभाजित हुआ और आज़ाद हुआ। इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी समाप्त हुआ। धन्यवाद।